नेचुरल इंटीजर से मुराद वो सारे इंटीजर्स हैं जो कि डिजिट से मिलके बनते हैं, और ये नीचे एग्जांपल में दिए हुए भी हैं कि अगर आप कोई इस तरह करके सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स लिखते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स है। और मैपल जो है जब उन को इवेलुएट करता है तो इनको हम कांस्टेंट्स भी कहते हैं, कि मतलब जो आप इनपुट में लिखते हैं वही आउटपुट में मिल जाता है। तो ये नेचुरल इंटीजर मीन 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स या सीक्वेंस ऑफ 0 to 9 कॉम्बिनेशन आप कह लें डिजिट्स का। ठीक है। यस सर। रिपीट क्या करना है कि सिंपली इंटीजर्स, जैसे आप मैथमेटिक्स में आपको पता है कि इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी नेचुरल इंटीजर से मुराद वही इंटीजर है जो कि सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर डेसिमल डिजिट्स, दूसरे लफ्जों में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये नीचे सीक्वेंस दी हुई है, काफी बड़ा इंटीजर है, नंबर लिखा हुआ है जिसमें ये काफी सारे डिजिट्स हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक हैं। तो ये जब आप मैपल में इस तरह का कोई इंटीजर्स लिखते हैं तो उसको जब आप रन करेंगे उस इनपुट स्टेटमेंट को, तो आउटपुट में आपको सेम एज इट इज वो नंबर्स जो है वो मिल जाते हैं। या दूसरे लफ्जों में मैपल जो है इनको इवेल्युएट क्या करना होता है कि डिजिट होता है तो डिजिट एज इट इज आ जाता है। ठीक है। या तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे मैथमेटिकल या कुछ और, तो फिर तो वो इवेल्युएट हो और उसका जो है ना वो इनपुट जो हो वो चेंज हो जाए, आउटपुट कुछ और है। तो यहाँ पर एज जब आप इंटीजर लिखते हैं तो वो जब रन होता है तो वो एज इट इज ये आउटपुट में मिल जाते हैं। जैसे ये नीचे एग्जांपल में दिए हुए हैं, जस्ट जो जीरोस हैं उनको इग्नोर कर दिया गया और बाकी जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ठीक है। यस सर। नहीं को तो इग्नोर किया। हाँ जी, हमने सारे जीरोस को क्यों इग्नोर किया सर जी? तो जीरोस इग्नोर हो जाए। वैसे भी अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो ऐसा ही होता है, शुरू में आप जितने जीरोस लगा दें उनकी वैल्यू तो कोई नहीं होती, तो अगर एंड पे हो तो फिर उसकी वैल्यू होती है। तो इस वजह से आप ऐसे समझ लें कि ये जो इनपुट आपने लिखी है और जो आउटपुट है दोनों इक्वल्स हैं। ठीक है, जीरोस आप 4 लगाएं या 10 लगा दें शुरू में तो वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। टोकन सेपरेटर्स हम इनको कह सकते हैं, इन कैरेक्टर्स को। सबसे पहले मतलब ये डिफरेंट है, और जो भी हम पहले पढ़ने लग गए हैं वो टोकन सेपरेटर्स हैं। टोकन सेपरेटर से मुराद के ऐसे कैरेक्टर्स जो टोकन्स को सेपरेट करते हैं, या ऐसे दूसरे लफ्जों में कह लें कि ये सेपरेटर इंडिकेट करते हैं कि एक टोकन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, और इसके बाद यहाँ से सेकंड टोकन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे सेकंड एंड हो गया, इसी तरह सो ऑन। ठीक है। जो लिखा हुआ है कि टोकन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग व्हाइट स्पेस और पंक्चुएशन मार्क्स। व्हाइट स्पेस का मतलब जो स्पेस बार होता है कीबोर्ड पे, वो आप प्रेस करते हैं तो कर्सर एक कैरेक्टर आगे मूव कर जाता है एक पोजीशन, तो वो व्हाइट स्पेस है। और पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये टोकन सेपरेटर्स हैं। अगर हम नीचे व्हाइट स्पेसेस की बात करें तो व्हाइट स्पेसेस में हमारे पास फर्दर स्पेसेस आ जाती हैं, टैब्स आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये रिटर्न कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ये लाइन फीड वगैरह के। तो ये इस तरह है हमारे पास, ये सारी वाइट स्पेसेस हैं। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जब आप इनको कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो ये आपको नजर नहीं आते, लेकिन एक्चुअली मौजूद होते हैं स्क्रीन के ऊपर। इनको भी इवेल्युएट किया जाता है या काउंट किया जाता है। तो मैपल में कैप्स लॉक है, जिसमें लॉक्स है। नहीं, कैप्स लॉक जो होता है, ये शिफ्ट जो होते हैं, ये जस्ट क्या करते हैं आपके राइटिंग को चेंज करते हैं।
मतलब कैपिटल में आपने लिखना है तो फिर आप शिफ्ट प्रेस कर दें, क्योंकि कीबोर्ड पे इतने बटन तो होते कोई नहीं, तो अल्टरनेटिव जब हमने यूज करने होते हैं तो अब फिर हम शिफ्ट या कैप्स का बटन ऑन कर देते हैं। तो उससे जैसे कैपिटल ए या स्मॉल ए लिखना है तो कीबोर्ड पे बटन तो एक ही है, ए वाला, तो आप उसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे कैप्स लॉक, तो अल्टरनेटिव हमें स्मॉल ए या कैपिटल ए मिल जाएगा। ये वो नहीं है, ये टैब्स हैं, ये टैब का बटन होता है, आपने कभी देखा हो कीबोर्ड के ऊपर डबल एरोज उसके ऊपर बने होते हैं, तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो कर्सर जो है वो कोई 5-6 पोजीशंस या 8-10 पोजीशंस छोड़ के आगे मूव कर जाता है इकट्ठा, तो उसको हम टैब कहते हैं। ठीक है, टैब जो है वो अल्टरनेटिव है स्पेसेस का, और मल्टीपल स्पेसेस होती हैं इसके अंदर, 6, 8, 10 कुछ इस तरह करके, डिपेंड करता है कि आपका कीबोर्ड किस तरह का है या उसके बाद आपकी विंडो कौन सी है। ठीक है, और ये रिटर्न का बटन जो होता है, ये लाइन फीड, ये हमारे पास बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर एक एंटर का बटन होता है जिसे आप एंटर कहते हैं। ठीक है, तो एंटर करने से क्या होता है कि आपका जो कर्सर है वो उस वाली लाइन से शिफ्ट कर जाता है अगली लाइन के शुरू में, मतलब एक नई लाइन जो है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, तो इसको हम रिटर्न कहते हैं। ये कर्सर को वापस जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर आ जाता है। इसी तरह लाइन फीड ऑपरेटर्स होते हैं ये लिनक्स वगैरह के अंदर, और इनका पर्पस भी यही होता है कि जब आप स्पेसिफिकली जब आप प्रिंट वगैरह कर रहे होते हैं, किसी पेज के ऊपर आउटपुट लेना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त जो नई लाइन के ऊपर प्रिंटिंग होती है पहले वाली लाइन को छोड़ के, तो उस वक्त लाइन फीड का जो कैरेक्टर है वो यूज किया जाता है, जो कर्सर को मतलब नई लाइन पे लिखने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी करता है। ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये विजिबल नहीं होते, ये जस्ट अवेलेबल होते हैं लेकिन विजिबल नहीं होते यूजर को। ठीक है, यस सर। सर इन दोनों में मेन डिफरेंस नहीं समझ आया, रिटर्न और लाइन फीड में। जी रिटर्न और लाइन फीड पर्पस एक ही है। रिटर्न जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि जब आप स्क्रीन के ऊपर टाइप कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब आप एंटर प्रेस करते हैं, लाइक आपने एक सेंटेंस लिखा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और अब आप एंटर करके दूसरी लाइन पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो प्रोग्राम का लास्ट कीवर्ड है एम के बाद, वहां से कर्सर मूव करके दूसरी लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप जब नेक्स्ट को लिखेंगे तो वो सेकंड लाइन पे लिखा जाएगा। तो ये जो बटन हम प्रेस करते हैं एंटर, या इसे हम रिटर्न बटन भी कहते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। लाइन फीड जो होता है ये प्रिंटर के ऊपर जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरी जो इनपुट मैंने दी है आउटपुट इसकी जो है वो स्क्रीन पे ना आए, वो आए हमारे पास प्रिंटर के ऊपर, कागज के ऊपर, हम पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में ये जो लाइन फीड का कैरेक्टर है ये यूज किया जाता है, मतलब नई लाइन पे आने के लिए। ठीक है, यस सर। तो मैपल के अंदर स्पेसेस या जो टैब्स होते हैं उनको हम सिंपली ब्लैंक कह सकते हैं कि ये खाली एम्प्टी होते हैं, और रिटर्न्स और लाइन फीड दोनों जो है उनको हम न्यू लाइन कहते हैं कि न्यू लाइन के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, और वाइट स्पेस की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है कि वाइट स्पेस इज नॉट अ टोकन, ये कोई टोकन नहीं है, एंड कैन नॉट अकर विद इन अ टोकन। ठीक है, ये ना तो खुद एक टोकन है और ना ही किसी टोकन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, और उसके बाद के टोकन्स को अगर हमने जस्ट सेपरेट करना हो दो टोकन्स को, तो वहां पे ये स्पेस जो है ये हम यूज कर सकते हैं। हमने पीछे जितने भी टोकन्स पढ़े हैं, रिजर्व वर्ड्स पढ़े थे हमने, ये इंटीजर्स पढ़ ले हैं हमने, वो नेम्स पढ़े हैं, सब के अंदर ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि जो टोकन्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जरूर है, लेकिन उन कैरेक्टर्स के अंदर वाइट स्पेस नहीं आ सकती। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पर एक असाइनमेंट की है a इज इक्वल टू बी की, कि हमने b जो है वो a को असाइन किया है, तो दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर होना चाहिए था, तो है असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन लिखते वक्त यहाँ पे दरमियान में एक स्पेस जो है वो इंक्लूड कर दी गई है। तो देख रहे हैं कि नीचे एरर आ रहा है कि सिंटैक्स एरर है, और
ये जो इक्वल साइन है अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि ये गलत लिखा हुआ है, तो दरमियान में से जब आप स्पेस रिमूव करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, फिर ये असाइनमेंट हो जाएगी। और इसी तरह ये नीचे हम डिफरेंट टोकन्स जो उनको सेपरेट करने के लिए स्पेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो है और उसके बाद ये ऑपरेटर जो है और इसी तरीके से एक्स है, ये सारे जो है ये डिफरेंट टोकन्स हैं। तो हम इनके दरमियान में स्पेस इंसर्ट करके इनको सेपरेट या अलग अलग टोकन्स कर सकते हैं। क्लियर हुई बात जी? सर ये मतलब Yes, sir. स्पेस जी पूछ। सर ये स्पेस इंसर्ट किया तो इसका कोई एडवांटेज भी है हमारे पास? मतलब अगर स्पेस रीडेबिलिटी है, ना देते तो फिर भी हम लोग रीडेबिलिटी है। वैसे तो ये है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसके अंदर आप ना भी दें तो पता चल जाएगा कि फॉर लेट्स से अगर ये एक ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये बाइनरी है और इसके लेफ्ट और राइट पे दो इसके ऑपरेंड होंगे जिस पे इसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब आप दरमियान में स्पेस दें या ना दें, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जब आप स्पेसेस देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप टोकन्स को एक तो सेपरेट कर रहे हैं, दूसरा थोड़ा रीडेबिलिटी है कि दरमियान में गैप्स आ जाते हैं कोई। बाकी इसका मैथमेटिकल के हिसाब से कोई इतना नहीं है, लेकिन बाकी अगर हम चीजों को देखें जैसे स्ट्रिंग्स वगैरह हैं या हम वो लेफ्ट सिंगल कोड के थ्रू हमने नेम्स लिखे थे, तो इस तरह की चीजों में जब आप मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं तो स्पेस के थ्रू आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि इफ इट इज इनक्लोज्ड यूजिंग लेफ्ट सिंगल कोट, कि वाइट स्पेस जो है वो टोकन का पार्ट सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आप लेफ्ट सिंगल कोट के थ्रू उस टोकन को आप क्रिएट करते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी आप नहीं यूज कर सकते इसको। ठीक है? यस सर। हाँ जी। वाइट स्पेस एंड न्यू लाइंस आर फंक्शनैलिटी आइडेंटिकल। इसका मतलब भी यही है कि अगर आप स्पेस दे देते हैं या आप नई लाइन पे शिफ्ट एंटर प्रेस करके आ जाते हैं तो दोनों सेम ही है। जब तक आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तब तक वो लाइन एंड नहीं होती। यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं कि हम एक एक्सप्रेशन लिखना चाहते थे 1 + x + x², तो हम यहाँ पे भी x² लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, शिफ्ट एंटर प्रेस करके नई लाइन पे आ गए। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम अपने एक्सप्रेशन को या स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस पे लिख सकते हैं, तो ये मल्टीपल लाइंस पे हमने लिखा है तो एंटर प्रेस किया है। तो एंटर प्रेस करें या इधर स्पेस दे के लिख दें, दोनों जो है वो इग्नोर हो जाती हैं और आपका एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि वाइट स्पेस एंड न्यू लाइन आर फंक्शनैलिटी आइडेंटिकल। ठीक है जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कमेंट्स। कमेंट क्या होता है कि होता ये है कि हमारे पास जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। तो जब हम कोई एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो हम उसको कमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। कमेंट उस कोड के बारे में कोई डिटेल या कुछ इस तरह की चीजें जो है वो लिखने के लिए यूज होता है जी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इन अ स्ट्रिंग के अलावा all the characters followed by a pound sign are comments। इसको हम पाउंड साइन कह रहे हैं, इसको हम चैनल साइन, इसको हम हैश साइन कहते हैं, मुख्तलिफ नेम्स हैं। तो यहाँ पे पाउंड साइन का लफ्ज है तो आप इसको पाउंड कह सकते हैं मैपल की टर्मिनोलॉजी में। तो ये क्या है कि आपने हैश का सिंबल या ये पाउंड साइन लगाना है, आगे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है कोई भी। तो जब आप इसको रन करेंगे तो इंटरप्रेटर जब ये सिंबल देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो इसके बाद लिखा हुआ है जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास एक कमेंट है। तो कमेंट्स जो है इनको वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो समझ जाता है कि ये जस्ट
एक्सप्लेनेशन के लिए है, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो इसको इग्नोर कर देता और इसको रन नहीं करता। ठीक है, तो एक्चुअल जो इनपुट स्टेटमेंट है बस वो इवेल्युएट होगी, कमेंट्स जो है वो इवेल्युएट नहीं होते। ये लिखा हुआ है कि कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, कमेंट्स डिस्क्राइब द कोडिंग स्टाइल एंड अंडरस्टैंड द कोड। तो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो कोड लिखा हुआ है वो किस तरह का है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है। जब बड़े बड़े प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं तो इनके जो कोड्स होते हैं वो इसी तरह लिखे जाते हैं कि आप कोड भी लिखें साथ साथ कमेंट्स भी करें, ताकि हो सकता है कि आप तो आज कंपनी में मौजूद हैं, 1 माह बाद आप छोड़ जाएं तो नेक्स्ट जो बंदा हायर किया जाए और वो इसी प्रोजेक्ट पे या कोड पे काम करे तो उसको समझ आ जाए कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तो उससे समझ कैसे आएगी जब कमेंट्स होंगे। तो कमेंट्स पढ़ के इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि कोड क्या है और उसमें फिर चेंजेस वगैरह जो है वो की जा सकती हैं। अदरवाइज ये थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होता है अमूमन, या मिलियंस ऑफ लाइंस का, तो फिर उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है जब तक कमेंट्स नहीं होंगे। तो कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सर स्ट्रिंग में हम कमेंट्स नहीं दे सकते ना? डबल कोटेशन के अंदर अगर आप इसको दे भी देंगे तो वो स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा, तो स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, इवैल्यूएशन में फिर ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट इन स्ट्रिंग लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग के अलावा आप कहीं पे भी इस हैश को देंगे, मतलब स्ट्रिंग तो वो होगी जो डबल कोटेशन में होगी। अगर ये डबल कोटेशन के अंदर कहीं पे हैश साइन आता है तो ये स्ट्रिंग का पार्ट होगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग का कैरेक्टर होगा, एलिमेंट होगा। लेकिन जब आप इसको कहीं पे और लिखेंगे डबल कोटेशन के अलावा किसी भी जगह पे, तो वो उसके बाद जो भी आप कैरेक्टर्स लिखेंगे वो कमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे, तो कंपाइलर उनको कोई इवैल्यूएट नहीं करेगा। ठीक है? यस सर। यस सर। इसी तरीके से हमने पीछे कुछ एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे कि बैक स्लैश का एक स्पेशल मीनिंग होता है, और बैक स्लैश के आगे कोई कैरेक्टर हो तो इंटरप्रेटर ये समझता है कि बैक स्लैश के बाद जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करना है। ठीक है, वो जैसे हमने वो डबल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करने के लिए, ये वो हमने लेफ्ट सिंगल कोट के अंदर कोई एक सिंगल लेफ्ट कोट प्रिंट करने के लिए बैक स्लैश का यूज किया था, तो वो एस्केप सीक्वेंस थी। यहाँ पर बैक स्लैश एज ए स्पेशल कैरेक्टर है, और वो ऐसे है कि अगर आपने अपनी कोई पैराग्राफ या कोई लाइन, ये इनपुट आपकी लेंथ ही है और आपने उसको मल्टीपल लाइंस पे लेके जाना है, तो आपने बैक स्लैश जो है वो एंड ऑफ द लाइन आपने उसको लिख देना है। तो जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो मैपल इसको कंसीडर करेगा कि अभी ये लाइन जो है वो ब्रेक, यहाँ पे सॉरी ये लाइन ब्रेक करनी है, इनपुट अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमने एक इनपुट दी हुई है और ये एक स्ट्रिंग है और ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो हमने इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक बैक स्लैश दे दिया। इसी तरीके से अगर ये एक नंबर है और हमने इसको इधर स्टोर करवाना था, तो हमने इसके एंड पे जहाँ पे लाइन ब्रेक होनी चाहिए हमने वहां पे वो स्लैश दिया, तो आप देख रहे हैं कि नीचे जो आउटपुट है वो सारी जब कंबाइन होती है तो वो एज इट इज आउटपुट तो सेम आ जाती है, लेकिन लाइन जो है वो इनपुट में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि बैक स्लैश के थ्रू कैन ब्रेक अप ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स कह लें या कैरेक्टर्स कह लें इनटू ए ग्रुप ऑफ स्मॉल सीक्वेंस। तो एक लंबी इनपुट को आप छोटी इनपुट्स के अंदर सीक्वेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग बैक स्लैश, और ये बैक स्लैश जो है वो फिर इनपुट में एंड पे आनी चाहिए, दरमियान में कहीं पे आएगी तो फिर उसको वो कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है? यस सर। सर ये सेकंड लास्ट लाइन में स्लैश क्यों डाली है दरमियान में? समझ नहीं आ रही बात की आपकी। सर ये जो सेकंड लास्ट आर्गुमेंट लिखा हुआ है इस पे दरमियान में स्लैश क्यों डाली हुई है? सेकंड ये वाला? यस सर। यस सर, ये वाली स्लैश। ये एक एक्चुअली इनपुट है और यहाँ पे इसको ब्रेक किया गया ना, इसको यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये वाली नई इनपुट है या है वही, मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट है।
लेकिन ये सेंटर के अंदर है, तो सेंटर वाले को यहाँ पे एज ए न्यू लाइन या न्यू सीक्वेंस जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि नीचे जो इसकी आउटपुट है वो सारी एज इट इज एक कंप्लीट लाइन के फॉर्म में आ रही है, और यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, तो दोबारा फिर यहाँ पे आउटपुट में भी मैपल ने इसको बैक स्लैश इंसर्ट किया है। तो बैक स्लैश एंड पे जब होगी तो वहां पे पता होगा, मतलब इंटरप्रेटर के लिए ये होगा कि इससे आगे अभी ये जो लाइन है, ये जो सीक्वेंस है, ये अभी और है, मतलब यहाँ तक एक पार्ट है और इसके बाद एक दूसरा पार्ट होना है। ठीक है? यस सर। यस सर। इसी तरह हमारे पास कुछ पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में, और इन पंक्चुएशन मार्क्स में हमारे पास सबसे पहले कॉलन और सेमी कॉलन है। कॉलन और सेमी कॉलन का हमें पहले पता है कि ये क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को आपस में सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं, या एक स्टेटमेंट की बाउंड्री के ये यहाँ पे एंड हो रही है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा पर्पज इसका ये है कि हम इस आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। जब कॉलन किसी स्टेटमेंट के एंड पे होगा तो उसका मतलब ये है कि हम इसकी आउटपुट नहीं शो करना चाहते, और सेमी कॉलन होगा तो इसका मतलब है कि हम एक आउटपुट शो करना चाहते हैं। तो ये पहले हमने पढ़ा हुआ है कॉलन और सेमी कॉलन का यूज। ठीक है? हाँ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइट सिंगल कोट्स या अपॉस्ट्रोफ से हम कहते हैं। हम पहले राइट सिंगल कोट पढ़ चुके हैं कि अगर हम कोई नेम रखना चाहते हैं या नेम किसी ऑब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो हम राइट सिंगल कोट्स के लेफ्ट सिंगल कोट के अंदर हम उस नेम को लिख सकते हैं, और फिर उसके अंदर जो स्पेसेस हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं और इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी नेम का पार्ट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते थे। तो वो तो नेम के लिए थे लेफ्ट सिंगल कोट। यहाँ पे राइट सिंगल कोट्स हैं, और ये राइट सिंगल कोट्स जब किसी एक्सप्रेशन में दिए जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उस एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन को डिले करना चाह रहे हैं, मतलब हम उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, वन लेवल का डिले चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट किसी लेवल पे अगर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन करंटली जो है वो अभी एग्जीक्यूट ना हो। तो ये जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि हमने एक ये स्टेटमेंट लिखी है और हम चाहते थे कि ये एक साइन है और पाई जो है वो उसकी वैल्यू है, तो हम साइन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी इसके आगे जो है वो 2 दफा हमने ये लगाए हुए राइट सिंगल कोट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका जो डिले है वो 2 लेवल तक चाहते हैं। तो जब हम इसको पहली दफा रन करेंगे तो हमें आउटपुट में ये मिला, ठीक है, और फिर हमने जब इसको दोबारा इस ऑपरेटर के थ्रू यूज किया, ये याद है ना इसको क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को नल ऑपरेटर। तो ये नल ऑपरेटर लास्ट एक्सप्रेशन को दोबारा इवेल्युएट किया जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल पे हमें एक्चुअल एक्सप्रेशन मिल गया। फिर जब हम इसको करेंगे तो अब हमें जो है वो आउटपुट उसकी एक्चुअली मिल रही है। तो 2 लेवल तक हमने इसको जो है वो डिले किया, इवेल्युएशन नहीं हुई, और 3rd लेवल पे जाके ये 3rd स्टेटमेंट के इसकी इवेल्युएशन हुई है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं राइट सिंगल कोट्स, ये क्या करते हैं कि डिले करते हैं इवेल्युएशन को। कितना डिले करते हैं डिपेंड करता है कि आप कितने ये राइट सिंगल कोट्स देते हैं। अगर सिंगल सिंगल देते हैं तो जस्ट 1 लेवल, अदरवाइज 2, 3 जितने देंगे उतने लेवल तक इसकी इवेल्युएशन जो है वो डिले हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट सिंगल कोट्स हैं, और ये हमने पहले पढ़ लिया, जैसे बात हुई कि वो कोई नेम अगर हमने देना है तो उसके अंदर स्पेस वगैरह या रिजर्व वर्ड्स या स्पेशल कैरेक्टर्स आने चाहिए। ये पीछे हमने वो बात की थी, नेम्स के अंदर इसको पढ़ा था। तो ये वो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे आप कोई ब्रैकेट्स के अंदर जैसे वो लिस्ट सामने पड़ी है उस तरह की चीजें, या फिर कोई सेट्स वगैरह हो गया उसमें, तो जिसमें मतलब मल्टीपल वैल्यूज हो तो वो कॉमा से सेपरेट करते हैं। या किसी प्रोसीजर को जब हम कॉल करते हैं तो हम जो आर्गुमेंट्स देते हैं वो भी कॉमा सेपरेट होते हैं।
मल्टीपल्स हो तो उनको हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास प्रिंसेस हैं, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है जो कि डिफरेंट आइटम्स को या टर्म्स को ग्रुप करने के लिए यूज होते हैं। और इसी तरह हम जो फंक्शंस के प्रोसीजर के आर्गुमेंट्स होते हैं उनको भी हम कंबाइन करने के लिए प्रिंसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये इसके मतलब डिफरेंट यूजेस हैं कि प्रिंसेस कहाँ पे यूज हो सकती है, कॉमा और ये लेफ्ट सिंगल कोट, राइट सिंगल कोट्स वगैरह। ठीक है, जैसे ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे हमने इस प्रिंसेस के थ्रू हमने a प्लस बी जो एक टर्म है, दो टर्म्स है उनको ग्रुप किया है। और इसी तरह ये कास्ट जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये प्रोसीजर है, तो इसका जो आर्गुमेंट है पाई उसको भी हमने प्रिंसेस के अंदर लिखा है। तो ये इसके यूज है। इसी तरह अगर ये मल्टीपल पैरामीटर होते यहाँ पे काज के, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के आगे फिर दूसरा और फिर कॉमा लगा के तीसरा, इस तरह करके हम पैरामीटर्स को सेपरेट कर सकते थे। ठीक है सर a प्लस बी तो हमारे पास एक टर्म नहीं है। टर्म ऐसे है कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है ना, a प्लस बी स्टेरिक सी। तो हमने इसके मतलब ऐसे समझ लें कि ये 5 टोकन्स हैं और 3 ऑपरेंड्स हैं, 2 ऑपरेटर्स हैं। तो हम ये करना चाह रहे थे कि ग्रुप करना चाह रहे हैं कुछ टर्म्स को या ऑपरेंड्स को और ऑपरेटर को, तो वो हमने यहाँ पे प्रिंसेस के थ्रू की, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि इसको आप ऐसे समझ लें कि जब ये इवेल्युएशन होगा एक्सप्रेशन, तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है। ये पहले कंप्यूट होगा बी स्टेरिक सी और फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो ए में सम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा ब्रैकेट्स लगाने से ऐसा हो जाएगा कि ए प्लस बी पहले होगा और जो इसका आंसर मिलेगा वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये किसका यूज है कि आप ग्रुप कर सकते हैं डिफरेंट आइटम्स को यहाँ पे। ठीक है जी। ये यहाँ पे हमने जैसे ये लिस्ट बनाई हुई है और लिस्ट को हमने सेपरेट किया हुआ है कॉमा से। ये प्रीवियस स्लाइड पे बात हो रही थी कि कॉमा को हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, लेफ्ट एंड राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स। और ये हमने पीछे पढ़ा है कि इसको हम अमूमन जो है वो इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट्स के लिए यूज करते हैं। ये पीछे स्ट्रिंग में भी हमने पढ़ा था और नेम्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि नेम्स भी दो तरह के होते हैं, एक सिंबल नेम होते हैं और दूसरे इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट नेम होते हैं। और इसी तरह हमने स्ट्रिंग को जब पढ़ा था उसमें भी हमने कहा था कि हमने कोई सब स्ट्रिंग या कोई पार्ट एक्सेस करना है तो वो भी हम सबस्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या सब स्ट्रिंग जो है वो ले सकते थे। तो ये लिखा हुआ है कि टू फॉर्म इंडेक्सेस और सबस्क्रिप्ट फॉर एरेज, टेबल्स एंड लिस्ट, क्योंकि ये 3 ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये नीचे हम अगर एग्जांपल में देखिए, हमने एक इंडेक्स जो है A1 ये हमने बनाया है और इस तरीके से ये L और ये आगे जो है ये हमने एक लिस्ट बना दी है और इस तरीके से ये L3 जो है उसको हमने फिर एक्सेस किया है कि L का जो थर्ड एलिमेंट जो 5 है वो हमें मिल जाए। तो इस तरह करके हम सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स के तौर पे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। करली ब्रैकेट्स जो है ये सेट्स के लिए जाहिर करती हैं, ये सेट्स के लिए यूज होती हैं। और यहाँ पे भी करली ब्रैकेट होगा और दरमियान में एलिमेंट्स होंगे, उसका मतलब होगा कि वो एक सेट है। यहाँ पे ये एक सेट है, इसी तरीके से ये भी एक जो है ना वो ये लिस्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब एक लिस्ट है और करली ब्रैकेट्स का मतलब कि ये एक सेट है। आप देख रहे हैं कि हमने इनपुट के अंदर जब हमने एक लिस्ट बनाई तो उस लिस्ट के एलिमेंट 2 3 5 2 थे। इस तरीके से जब आपने एक सेट बनाया तो उसके एलिमेंट भी 2 3 5 2 थे। लेकिन आउटपुट में आप देख रहे हैं कि हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। लिस्ट के अंदर जो है वो एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं जबकि सेट में एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। तो इस वजह से 2 जो है वो एक ही दफा सेट के अंदर अपीयर हुआ है। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन तो नहीं है?
इसी तरह जब हमने मैट्रिसेस या वेक्टर्स वगैरह बनाने हो तो हम एक मैट्रिक्स अगर बनाना चाहें तो हम एंगल ब्रैकेट्स को यूज करके और उसके बाद वर्टिकल बार को यूज करके एक मैट्रिक्स या वेक्टर जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे हम लिखा है कि इस इनपुट स्टेटमेंट के अंदर हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर ये सारा लिखा है और एक जो कॉलम है या आप दूसरे लफ्जों में रो कह लें उसको हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट लिखे हैं और दरमियान में जो है उसको सेपरेट किया है वर्टिकल बार से। तो ये पहला 1 2 3 था, तो आप देख रहे हैं कि हमें 1 2 3 एक साइड मिली है एक कॉलम और 4 5 6 जो है वो सेकंड कॉलम मिला है। तो दोनों जो वैल्यूज हैं 4 5 6 की बात कर लें या 1 2 3 की बात कर लें तो ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है और इनको सेपरेट किया गया वर्टिकल बार से। ठीक है सर, इसका यूज नहीं समझ आया कि एंगल ब्रैकेट्स को क्यों यूज किया है। ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है कि आपने एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, तो अगर आप मैपल में उस तरह का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो फिर आप एंगल ब्रैकेट्स और वर्टिकल बार को यूज करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये नीचे बना हुआ है। ओके सर। इसी तरह हमारे पास एस्केप करैक्टर्स हैं। कुछ एस्केप करैक्टर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ये जो करैक्टर्स हैं इनको स्पेशल वे में डील किया जाए या इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स हैं और उसी वे में इनको यूज किया जाना चाहिए। अब इन एस्केप करैक्टर्स में एक तो हम बैक स्पेस पहले से पढ़ चुके हैं, बाकी इसमें क्वेश्चन मार्क्स है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि अगर हम हेल्प वगैरह लेना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे और आगे उस रूटीन का या प्रोसीजर का नेम लिखेंगे तो मैपल जो है वो हमें उसके बारे में हेल्प जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो ये लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स है इनवोक मैपल हेल्प फैसिलिटी, तो इस क्वेश्चन मार्क्स शुरू में होना चाहिए और इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो इसका आर्गुमेंट कहलाएगा और वो कोई प्रोसीजर या जो भी चीज कमांड नेम जिसके बारे में आप हेल्प लेना चाहते हैं वो होनी चाहिए। और इसी तरह अगर हम पाइप साइन की बात कर लें तो पासिस द रिमाइंडर लाइन एज ए मैपल कमांड, अगर ये शुरू में आ जाएगा किसी लाइन के शुरू में तो वो जो लाइन है वो एक कमांड बन जाएगी, वो कमांड के तौर पे एग्जीक्यूट होगी। ये नीचे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क्स एंड पाइप साइन वर्क्स इफ अपीयर एज ए फर्स्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर ऑन ए लाइन। ठीक है, ये नहीं है कि आप वो ब्लैंक लाइन और शुरू में आप इस कैरेक्टर को दे दें तो फिर ये उस हिसाब में वो मैपल उसको डील नहीं करेगा। ये तभी होगा कि वो लाइन ब्लैंक ना हो और ये दोनों कैरेक्टर जो है वो उसके एज ए फर्स्ट कैरेक्टर होने चाहिए उस लाइन के, तब इनका स्पेशल मीनिंग बनेगा और मैपल उसके इन पे वर्क करेगा। इसी तरह ये इसका यूज रिपीट करनी है, जो फिक्टोरियल का साइन है इसका रिपीट कर दे यूज के पास इज द रिमाइंडर लाइन एज अ मैपल कमांड। हाँ, मतलब कोई कमांड आप देना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, जैसे हमने स्टॉप की कमांड या एग्जिट की कमांड्स, कुछ इस तरह बिल्ट इन कमांड्स अवेलेबल हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं। आप पाइप साइन आगे लिखें और आगे एग्जिट लिख दें या वो कमांड का नाम दे दें तो मैपल जो है वो कंसिडर कर लेगा कि ये जो पाइप साइन है इसके बाद जो लिखा हुआ है वो एक कमांड है। इसी तरह जो क्वेश्चन मार्क्स है उसके आगे जो लिखा होगा उसका मतलब होगा कि वो कोई प्रोसीजर है या कमांड नेम है जिसके बारे में हेल्प चाहिए। इसी तरह ये नीचे हैश का साइन है या पाउंड साइन, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद जो भी चीजें लिखी हैं लाइन के ऊपर वो सारी की सारी वो कमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट ना किया जाए, इवेलुएट ना किया जाए, तो इनको इग्नोर कर दिया जाए, तो इंटरप्रेटर फिर उनको इग्नोर कर देता है। लेकिन हैश के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट कैरेक्टर हो लाइन का, तो ये किसी लाइन के ऊपर जो स्टैंड अलोन कैरेक्टर भी हो सकता है और इसके बाद कोई स्ट्रिंग वगैरह जो भी आप लिखें तो वो भी मतलब कंप्लीट कमेंट भी हो सकता है। पाइप साइन और क्वेश्चन मार्क्स की तरह इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर हो किसी लाइन पे। ठीक है, और इसी तरह ये बैक स्लैश हमने पढ़ी कि वो अगर इनपुट हमारे पास लेंथ या सीक्वेंस है तो उसको ब्रेकअप करने के लिए डिफरेंट लाइंस के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर।
Yes, sir. लेकिन सर ये जो सेकंड लाइन पे हैश यूज हुई है, इसे हम लोग लिखते तो पहले नंबर पे ही है ना, पीछे हम लोग ने मतलब इसे यूज किया ना हैश को, हम लोग ने पहले नंबर पे लिखा था। किसको? सर ये जो सेकंड लास्ट पे थी हैश, ये हैश कमेंट है ना, ये आप शुरू में भी लिख सकते हैं, लाइन के आखिर में भी लिख सकते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख के एंड पे इसको लिख सकते हैं, तो इसका ये कहीं पे भी आ सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट किसी लाइन के ऊपर एज ए फर्स्ट कैरेक्टर हो। ठीक है, ओके सर। लाइन का यहाँ पे मतलब वो जो प्रॉम्प्ट कैरेक्टर आता है, प्रॉम्प्ट कैरेक्टर जिसके आगे फिर हम वो लिखते हैं इनपुट सारी, वो कैरेक्टर, उसका पहला कैरेक्टर जो है वो जरूरी नहीं है कि हैश साइन हो। अगर हम कमेंट करना चाहते हैं तो वो पहले हम कोई स्टेटमेंट लिख के एंड पे भी हम इसको लिख सकते हैं हैश सिंबल। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा जो डाटा होता है जो हम यूज करते हैं उसको हम मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और इन क्लासेस को हम जो है ना सिंपली डाटा टाइप्स या टाइप्स का नाम देते हैं। ठीक है, डाटा लाइट से हमारे पास डाटा क्या है कि कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं तो स्ट्रिंग डाटा टाइप हो जाएगी, अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं तो इंटीजर डाटा टाइप हो जाएगी, अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर्स हैं इस तरह करके तो डाटा टाइप फ्लोट या रियल हो जाएगी, मतलब हो सकते हैं। तो इन डाटा टाइप्स को हम तब यूज करते हैं जब हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये देखा जाता है कि हमारी आउटपुट जो है वो किस डाटा टाइप के अंदर होनी चाहिए। जैसे वो हमने जब कंकैटिनेशन की थी तो हमने कहा था कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है कैट कमांड को, उसके हिसाब से आउटपुट हमें मिलती है। तो वो मतलब डाटा टाइप बाकियों की भी चेंज हो जाती है। जब कंकैटिनेट होती है तो फाइनल जो आउटपुट होती है उसकी जो फाइनल टाइप होगी वो कैट कमांड का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसकी जो टाइप होगी वो वाली असाइन होती है। तो इस तरह करके एक्सप्रेशन में जब आप कोई 5 और फॉर एग्जांपल 5 और आप ऐड करते हैं 1.5, तो आप देखें एक इंटीजर एक रियल नंबर है तो आंसर जो है वो रियल में आएगा। तो इस तरह भी टाइप्स चेंज होती हैं। और फिर हम फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर या रूटीन हमने लिखी है तो उसमें हमने आर्गुमेंट्स देने हैं, तो जब हम उस प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं तो हम उस वक्त ये चेक करते हैं कि वो इंटीजर इनपुट होनी है, वो क्या पैरामीटर होने हैं, किस टाइप की स्ट्रिंग होगी। तो जब आप पैरामीटर उसको डिफाइन कर देते हैं तो आर्गुमेंट में प्रोसीजर कॉल के वक्त उसी से मैचिंग वैल्यूज देनी चाहिए। अगर एक प्रोसीजर है वो इंटीजर वैल्यू लेता है प्रोसेस करने के लिए, और अगर आप उसको स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो वो फिर उसकी आउटपुट दे देगा। जैसे अगर आप एक स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, ये वो हमने वो हाफ वाला एक प्रोसीजर डिफाइन किया था जिसको हमने 2 पे डिवाइड किया हुआ था। तो अगर आप उसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे तो वो फिर स्ट्रिंग तो 2 पे डिवाइड नहीं होती, कोई नंबर्स होंगे इंटीजर्स होंगे तो 2 पे डिवाइड होगी और इसका हाफ मिलेगा। तो इस तरह करके जो टाइप्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली डाटा को जब हम डील करते हैं उस वक्त। तो मैपल्स के अंदर जो टाइप्स हैं वो हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग्स और नेम्स हैं। इंटीजर्स का मतलब डिजिट्स, स्ट्रिंग्स का मतलब कैरेक्टर्स, और नेम्स का मतलब वो जो नेम्स हमने पढ़े थे पीछे जो डिफाइन किए थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, वो वाले नेम। तो हमारे पास इसके अंदर मैपल में टाइप की कमांड जो है वो यूज होती है, और इसको हम यूज करके इस टाइप कमांड को किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी जो हम इनपुट देंगे उसकी टाइप हम देख सकते हैं कि क्या टाइप है एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है नीचे, टाइप कमांड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन टाइप। तो हमारे पास ये सिंटैक्स डिफाइन है, इसमें पहला जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसकी हम टाइप जो है वो चेक करना चाहते हैं, और ये टाइप नेम है कि वो इंटीजर है, वो नेम है, वो स्ट्रिंग है, क्या है। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि इफ एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप नेम, अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली इस टाइप का होता है जो हम आगे सेकंड आर्गुमेंट में दे रहे हैं, तो फिर ये टाइप कमांड जो है ये रिटर्न ट्रू करेगी, अदरवाइज ये रिटर्न फॉल्स करेगी, हमें आउटपुट में फॉल्स देगी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी ये वाली टाइप नहीं है जो आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी ऑपरेंड्स
चेक करना चाहे नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है, या किसी ऑपरेंड्स की वैल्यू चेक करना चाहे कि उसकी क्या वैल्यू है, तो वो फिर हम ऊप कमांड या इसको हम ऑपरेंड कमांड और इसको नीचे जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, दोनों कमांड्स जो यूज करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है सर, ठीक हो गया। यस सर। तो जैसे इसमें हमने एक्सप्रेशन दिया, तो एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेंड्स हो सकते हैं, तो आई जो है वो डिनोट करेगा कि कौन सा ऑपरेंड है जिसको हम जिसकी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव में हम इसको नहीं दे सकते। और इसी तरह ये नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो है ये एक्सप्रेशंस में चेक करेंगे कि कितने ऑपरेंड्स हैं, तो आउटपुट में हमें 2, 1 या 4 जो जितने भी हुए वो हमें मिल जाएंगे। सर ये ऑप वाला दोबारा बता दें, ऑपरेंड्स वाला। ये ऑप मीन ऑपरेंड्स हैं। हम स्पेसिफिक ऑपरेंड अगर एक्सेस करना चाहते हैं किसी एक्सप्रेशन में, जैसे लेट से a प्लस बी है, एक एक्सप्रेशन है, तो उसमें से हम b को या i को करना चाहते हैं, तो हम i जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू मेंशन करेंगे 1 या 2 या 0, कोई पॉजिटिव मतलब वैल्यू होनी चाहिए। तो जिस ऑपरेंड के साथ वो वैल्यू मैच करेगी तो उसकी जो है ना हमें वैल्यू आउटपुट में मिल जाएगी। लेट से a प्लस बी, ए में 5 पड़ा हुआ है, b में 7 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लेट से 1 दे देते हैं, तो 1 a ऑपरेंड को जाहिर करेगा। इसी तरीके से 2 जो है वो b को जाहिर करेगा, तो अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो a में चूंकि 5 है तो हमें आउटपुट के अंदर 5 वैल्यू मिल जाएगी उस ऑपरेंड की। ठीक है, और नीचे जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैं, सिंपली कि एक एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेंड्स हैं। a प्लस बी का मतलब 2 ऑपरेंड्स है, तो 2 हमें आंसर में मिलेगा। सही हो गया? प्लस हमारे पास ऑपरेंड्स में नहीं आता। हाँ जी, सर जैसे आपने कहा कि a प्लस बी में 2 है ऑपरेंड्स, तो प्लस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। प्लस तो ऑपरेटर है ना, ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, या ऑपरेंड्स दूसरे लफ्जों में वैल्यूज होती हैं जिनको सम या मल्टीप्लाई या जो, तो ये ऑपरेंड्स के लिए है, ऑपरेशन के लिए नहीं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि आई इन ऊप कमांड शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये एग्जांपल दी हुई है इंटीजर टाइप्स की। अगर हम बात करें तो हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया और उसमें हमने 23 एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दिया, तो अब हम टाइप कमांड के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स, ये प्राइम टाइप का है या नहीं, मतलब प्राइम नंबर है या नहीं। तो 23 प्राइम है, तो ये हमें आंसर जो है उसका ट्रू दे रहा है। ठीक है, और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये इंटीजर है या नहीं, तो यहाँ पर हम इंटीजर लिख देते प्राइम की जगह पे, तो अगर ये इंटीजर नंबर होता तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलता। यहाँ पर आप नीचे नेक्स्ट देख रहे हैं कि ऊप एक्स लिखा हुआ है कि ऑपरेंड है एक्स, एक्स का ऑपरेंड चूंकि एक ही है तो हमें साथ में वो आई की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, तो हमें आउटपुट में उसकी वैल्यू 23 मिल रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 0 दे देते हैं आई की वैल्यू, और एक्स चूंकि 1 एक ही आर्गुमेंट है 1 है, तो ये इस वजह से उसकी टाइप हमें बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का ऑपरेंड है। ठीक है, सर ये 0 क्यों दिया यहाँ पे? हमने ये ऊपर लिखा है ना कि सिंटैक्स में हमने पढ़ा था कि ये जो ऊप कमांड है ऑपरेंड वाली कमांड, इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए, एक आई चाहिए और एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो ऊपर हमने इस लाइन के अंदर डिफाइन किया इसको। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 देते तो 1 एक ही ऑपरेंड है, तो हमें उसकी वैल्यू मिलती। तो ये हमें यहाँ पे उसकी डाटा टाइप मिल रही है कि चूंकि 0 है ना, तो 0 जो है उसकी ऑपरेंड की डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वजह से हमें आउटपुट में इंटीजर मिल रहा है कि ये एक्स जो है ये इंटीजर टाइप का ऑपरेंड है। सर अगर 0 की जगह हम लोग 1 लिखते फिर भी इंटीजर ही मिलना था। तो वैल्यू मिल जाती 23 उसकी। ये जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में ये है। हाँ जी, और अगर सर 2 लिखते फिर? 2 लिखते तो 2 ऑपरेंड है ही कोई नहीं, मे भी एरर आ जाता। एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेंड नहीं है।
इसी तरह ये स्ट्रिंग की एग्जांपल है कि हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया और उसको हमने एस में स्टोर कर दिया है। हमने चेक किया है कि वो जो एक्सप्रेशन है एस वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है, मतलब टाइप ऑफ। और नंबर ऑफ ऑपरेंड्स की अगर हम बात करें कितने हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो 1 है। जो कि स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर है तो ये सारा एक टोकन कंसीडर होता है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो 1 है। ठीक है। और अगर हम उसी तरीके से एस को ऊप के थ्रू करें तो उसकी जो वैल्यू है एक्चुअली इज दिस स्ट्रिंग, तो हमें मिल रही है जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर था। इंटीजर के लिए हमने यहाँ पे एक्स दिया था तो हमें 23 उसका आंसर मिल गया था। ठीक है, सिंपल है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। सर बस करें। इसी तरह हम नेम्स की बात कर रहे थे कि नेम्स भी एक डाटा टाइप है, तो ये भी सेम एज इट इज ही है। हमने एक लेफ्ट सिंगल कोड के थ्रू नेम डिफाइन किया है और उसको एक्स में स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उसकी टाइप चेक करना चाह रहे हैं। एक्स जो है वो एक नेम है, तो चूंकि वो नेम ही है तो इस वजह से नीचे आउटपुट हमें ट्रू मिल रही है। और हम ये चेक कर रहे हैं कि एक्स जो है वो एक सिंबॉलिक नेम है, सिंबल नेम है। तो हमने पढ़ा था कि एक इंडेक्स्ड होते हैं और एक सिंबॉलिक होते हैं, तो ये सिंबल नेम है तो इस वजह से आउटपुट में हमें ट्रू ही मिल रहा है। दूसरी साइड पे हम जो है ना वो दूसरे इंडेक्स नेम जो है वो डिफाइन हमने किया एक एक्स के नाम से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि एक्स जो है वो इंडेक्स नेम है, तो इस वजह से हमें नीचे जो है वो ट्रू मिल रहा है। और अगर हम इसके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेंड्स जो है वो इसके सबस्क्रिप्ट होंगे, तो इसके चूंकि 2 सबस्क्रिप्ट है तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो नीचे 2 आया। ठीक है, सर ये माय नेम सिंबल भी और नेम भी है? नहीं, हमने पढ़ा था कि जो नेम्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक सिंबल नेम होते हैं और एक इंडेक्स नेम होते हैं। सिंबल नेम्स हमने वो रूल्स पढ़े थे कि डिजिट लेटर और वगैरह वगैरह से होने चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डिजिट नहीं हो सकता, वो चीजें पढ़ी थी ना। तो वो सारे सिंबॉलिक नेम थे, ये सिंबल नेम थे। और इंडेक्स वो होते हैं जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होते हैं, जैसे ये A1 2 3 है, तो ये जो अब नेम है ये हमारे पास एक इंडेक्स नेम है। अब ए जो है यहाँ पे एक नेम है, एक्चुअली ये किसी टेबल का नेम है या मैट्रिक्स का, और ये जो सबस्क्रिप्ट है ये जाहिर कर रहे हैं कि ये रोज और कॉलम वाली कोई चीज है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वो मैट्रिक्स हो सकता है, टेबल हो सकता है। तो इस वजह से ए जो है वो एक नेम है, लेकिन ये इंडेक्स नेम है, आगे ब्रैकेट्स दी हुई है इस वजह से। ठीक है जी। जी सर। अमीर हमजा, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अमीर को आवाज नहीं आ रही? अरे वो क्लास में भी कोई नहीं। हाँ जी, क्लास में नहीं है सर जी। क्लास में नहीं है, कहीं गया हुआ है? नहीं सर, ज्वाइन नहीं है सर वो। इधर तो नाम आ रहा है उसका। अच्छा, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ये जो हमने पढ़ा है नेम्स वगैरह, इसमें जो होने वाले कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप है, पहले जो एरर होता है मोस्टली वो ये होता है कि आप असाइन करते हैं किसी प्रोटेक्टेड नेम को कोई वैल्यू असाइनमेंट के दौरान। जैसे ये यहाँ पे हमने एंट लिखा, तो एंट जो है वो प्रोटेक्टेड नेम है जो इंटीजर वैल्यूज को जाहिर करता है। आप उसको असाइन कर रहे हैं 10 वैल्यू, तो जब ये प्रोटेक्टेड है तो आपको एरर मिलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे ये जो नेम आप देते हैं लेफ्ट साइड पे, ये जरूरी है कि वो प्रोटेक्टेड नेम ना हो, आपका जो खुद से डिफाइन किया हुआ नेम है। जैसे अभी हमने प्रीवियस नेम्स पढ़े थे, कुछ उनके रूल्स वगैरह उनके थ्रू डिफाइन किया हुआ, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप
कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो एरर आ जाएगा कि ये प्रोटेक्टेड है। इसी तरीके से जब हम असाइनमेंट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हम इनवैलिड ऑपरेंड यूज कर लेते हैं या नेम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रिंग ठीक है, एक टोकन है, लेकिन ये एक नेम नहीं है, तो यहाँ पे एक वैलिड नेम होना चाहिए लेफ्ट साइड पे। ABC कर लें, कुछ कर लें, अंडरस्कोर और डिजिट्स को मिला के कोई नेम बना, फिर ठीक है। ये डबल कोटेशंस आप हटा दें, लेफ्ट सिंगल कोट कर लें तो फिर भी ठीक हो जाएगा। आप ये डबल कोटेशंस हटा दें, यहाँ पे अंडरस्कोर कर दें, फिर भी ठीक हो जाएगा। तो मतलब कोई वैलिड नेम होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि यूज ओनली अ वैलिड नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है जी। लेकिन सर अगर 10 इधर मतलब होता लेफ्ट साइड पे और माई स्ट्रिंग राइट साइड पे होता फिर तो भी फिर इनवैलिड होता, फिर भी इनवैलिड होता, क्योंकि हमने कहा है कि वैलिड नेम होना चाहिए। वैलिड नेम का मतलब, वैलिड नेम का मतलब ऐसा नेम जो डिजिट्स, अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर से मिलके बना हो, और उनके नेम्स जो है वो जो रूल्स हमने पढ़े थे, फर्स्ट लेटर ये ना हो और इस तरह करके वो चीजें, दरम्यान में स्पेस या रिजर्व वर्ड्स वो नहीं होने चाहिए। और अगर आपने देने हैं तो फिर आप लेफ्ट सिंगल कोट के थ्रू आप बनाएं, फिर वो बन जाएगा नेम। ठीक है जी सर। सर अगर हम इधर अंडरस्कोर देखते हैं माई और अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और ऊपर से सर जो स्ट्रिंग लगी है उनको हटाएंगे तभी तो सर वैलिड नेम बनना है ना? जी, ये डबल कोटेशन आपको खत्म करनी पड़े। जब तक ये रहेगी ना तब तक ये इनवैलिड ही रहेगा, चाहे आप दरमियान में जो मर्जी लिखते फिरें। तो सबसे पहला काम तो, हाँ, सबसे पहला काम तो डबल कोटेशन को हटाएं, फिर आप देखें कि आप ये वैलिड कैसे बनेगा। इसके दरमियान अंडरस्कोर लगा दें, फिर ये वैलिड है। इस स्पेस को दरमियान में से रिमूव कर दें, इकट्ठा कर लें माई स्ट्रिंग, तो फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिजिट या कोई और लिख दें, वैल्यू लाइट से 57 या 9, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ये जरूरी है कि यहाँ पे स्पेस ही हो दरमियान में, तो फिर आप ये जो कोटेशंस है इनको लेफ्ट सिंगल कोट से रिप्लेस कर दें, फिर आप माइस और आगे स्पेस भी हो और स्ट्रिंग भी, तो फिर ये एक वैलिड नेम बन जाएगा, क्योंकि स्पेसेस अलाउ है अगर आप लेफ्ट सिंगल कोट में लिखते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पार्सिंग वगैरह करते हैं तो हम उस वक्त इनकरेक्ट सिंटैक्स दे देते हैं। जैसे हमने बात की थी कि कोई वैलिड एक्सप्रेशन अगर होगा तो फिर वो जो है ना पार्सिंग होगी, अदरवाइज नहीं। तो इसकी ये एग्जांपल दी हुई है कि सिंटैक्टिकली ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 2 दफा यहाँ पे जो है ना वो आपने एक ही ऑपरेटर यूज कर दिया। और ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, इनके एक एलिमेंट लेफ्ट पे होना चाहिए और एक राइट पे होना चाहिए, ऑपरेंड्स है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेंड्स या बाइनरी ऑपरेटर का यही मतलब है कि इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए, एक राइट और एक लेफ्ट। तो यहाँ पे ये अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक लेफ्ट तो है लेकिन राइट नहीं है, इसकी बात करें तो इसका राइट है लेफ्ट नहीं है, तो मतलब इस वजह से ये इनकरेक्ट है। सिंटैक्स जो है वो इसका इनकरेक्ट है लिखने का। तो इस वजह से हमें और एरर आ जाएगा कि आप देख रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है, ये 6 जो करेक्टर है वो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, 6 की वजह से एरर, ये पार्स कमांड, ये 6 हमारे पास ये जी जी सर ये पार्स कमांड को यूज करने के लिए जो हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं उसका एक्सप्रेशन होना जरूरी है ना? जी बिल्कुल, अगर वो वैलिड हुआ तो तब ये इसको पार्स करेगा, अदरवाइज नहीं। ओके सर, ठीक है। और ये 6 जो है ये ऑफसेट है, बता रहा है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो 6 करेक्टर है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, और 6 ये वाला डैश है। इसके अंदर जब काउंटिंग करनी है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है पहला इसको भी काउंट करना है, तब ये 6 जो है बनेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात जी? वैसे तो ये 5वां करेक्टर बन जाता है, लेकिन अगर आप कोटेशन शामिल करेंगे तो फिर ये 6ठा करेक्टर बन जाएगा। लेकिन सर हम पहले तो कोटेशंस को शामिल नहीं थे करते स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग की लेंथ और चीज है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन और है ना। तो यहाँ पे हम पास करना चाह रहे हैं कि वो पूरा एक्सप्रेशन, तो वो इस को पूरा एक आर्गुमेंट कंसीडर करता है। तो अब हम इसकी जो भी हम काउंटिंग वगैरह करेंगे पार्स में वो यहीं से करेंगे। ओके सर।
इसी तरीके से हमारे पास ये नीचे है कि वाइट स्पेसेस जो है कैरेक्टर्स अकर्स इन अ टोकन। अमूमन ये होगा कि हम एक टोकन जब हम क्रिएट करते हैं तो दरमियान में स्पेस दे देंगे, तो वो स्पेस की वजह से जो वो टोकन है वो इनवैलिड टोकन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपने इवेल्युएट बूलियन, इसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में मिले, और वो क्या चीज है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब ये जो है ना लेस देन और इक्वल, ये एक ऑपरेटर है, तो एक ही टोकन है, तो ये इस वजह से दरमियान में अगर स्पेस दी है तो ये 2 डिफरेंट टोकन बन गए, एक लेस का सिंबल और एक वैसे इक्वलिटी चेक करने वाला। तो इस वजह से ये फिर एरर आ जाएगा।